नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं चिटफंड का नया फंडा। जी हां, चिटफंड एक ऐसा कारोबार जिसके बारे में आमतौर पर समझदार लोग बहुत अच्छी राय रखते नहीं। इसके पीछे वजह यह है कि हाल के दिनों में चिटफंड के नाम पर बड़े बड़े घोटाले देखने को मिले हैं। पता चला कि कई अलग अलग मामलों में नेता, नौकरशाह और चिटफंड की सांठगांठ से लाखों लोगों को चूना लग गया। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जिन लोगों के पास बैंक और एनबीएफसी की सुविधाएं नहीं है, उनके लिए चिटफंड निवेश और पूंजी की जरूरत के लिए एक बड़ा स्रोत भी होता है। इसलिए सरकार अब चिटफंड के कानून में बड़े बदलाव करने जा रही है। मकसद है कि ज्यादा पारदर्शिता और ग्राहक की सुरक्षा, ताकि ये कारोबार तेजी से फल फूल सके। तो आज उसी पर चर्चा होने जा रही है और चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और रूंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा, चिटफंड एक्सपर्ट और ऑल इंडिया चिटफंड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी टीएस शिवरामाकृष्णन साहब और कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस समय जो चिटफंड अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं जो रखे गए हैं, जो बदलाव की बात हो रही है। आपके सामने स्क्रीन पर हम एक एक करके लेकर आते हैं कि आखिर क्या बदलने की बात की गई है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये कानून है वो चिटफंड का 1982 में बना था और आखिरी अमेंडमेंट शायद 2001 के आसपास इसमें हुआ था। व्यक्तिगत निवेश की जो सीमा है उससे बढ़ाने की बात की है। आप कितना निवेश कर सकते हैं चिटफंड के अंदर, तो उस सीमा को बढ़ाने की बात की है। एक चिटफंड के पास कितना पैसा हो सकता है उसकी बात की है। किस तरीके से चिटफंड ड्रॉ होगा उसकी बात की गई है। चिटफंड के लिए और नियम कायदे कानून कड़े होंगे जिससे उसकी निगरानी कड़ी हो जाएगी। तो ये सारी बातें इस अमेंडमेंट बिल में, अब हम चर्चा में जब आगे जाएंगे तो उन बातों को और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस पर सबसे पहले हम शिवरामाकृष्णन साहब के पास चलते हैं। सर, ये बताइए कि जो अमेंडमेंट होने की बात है, जो बिल पार्लियामेंट के अंदर इस समय है वो पास हो जाता है, वो हो जाएगा, तो उससे क्या परिवर्तन आएगा, क्या बड़े बदलाव होंगे, जो कमियां अभी हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी? लगता है शिवरामाकृष्णन साहब के पास आवाज गई नहीं, तो मैं ये सवाल लेके अब थोड़ा अलग लहजे से जाता हूं रेखा जी के पास। रेखा जी, इस समय जो बिल है या इस समय जो कानून है चिटफंड को लेकर, उसमें क्या कमियां हैं? क्यों इतने सारे लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं? देखिए, उसके अंदर जो है कहीं पर भी पारदर्शिता नहीं थी पुराने 1982 के कानून के अंदर, जिसकी वजह से जो आम व्यक्ति है वो कोई तो कोई लालच के अंदर, कोई लोभ की प्रलोभन के अंदर आके अपने पूरे जीवन की जो पूंजी है इन चिट फंड्स के अंदर लगा देते थे। और जो पर्ची ड्रॉ करने का जो सिस्टम होता है इन चिट फंड्स के अंदर, उसका कोई भी तरह का नियंत्रण नहीं था। तो जब वो नियंत्रण नहीं था तो उसके अंदर आप जैसे कहते ना कि नंबर 2 का धंधा, तो एक तरह से नंबर 2 का धंधा होता था, जिसकी वजह से जिस आदमी ने ये उम्मीद लगा के बैठता था पहली बात तो कि शायद मेरी पर्ची निकल जाएगी, उसकी पर्ची की भी बोली लगती थी। तो जो मेरे खुद के व्यक्तिगत पहचान के अंदर कुछ लोग ऐसे किस्से आते थे जहां पर पूरा का पूरा पैसा उनका डूब जाता था और वो जिस उम्मीद में बैठे रहते थे कि मेरी पर्ची निकलेगी, मेरे को प्राइज मनी इसकी अब की बार जब ड्रॉ होएगा तब वो मेरे को मिलेगा, तो वो उस सपने ही देखते रह जाते थे। और जो चिट फंड का जो मालिक होता था, जो वो सबके पैसे बटोर के कहीं पर भाग जाता था। अक्सर चिट फंड के केसेस के अंदर मैंने लोगों को बिल्कुल डूबते ही देखा है, और वो इसलिए क्योंकि इसके बारे में जो 1982 का जो कानून था उसके अंदर कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। और जो अब 2019 के अंदर जो कानून जो अब बनने वाला है, जो पार्लियामेंट के अंदर अभी है, स्थगित है, जब वो पास हो जाएगा तो ये चिट फंड का जो बिजनेस है, जो एक तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी जो चलती है हमारे देश के अंदर, उसका एक नियंत्रण होगा। क्योंकि जिन लोगों के पास और जो कोई सुविधाएं नहीं होती है, जो लोन वगैरह नहीं ले पाते, आज वो इत्मीनान से अगर वो अपना पैसा इसके अंदर लगाते हैं चिट फंड के अंदर, अब एक लिमिट बन जाएगी कि कितना पैसा आप लगा सकते हो, कितना किस तरीके से इन सब का ड्रॉ होगा। तो कुल मिला के अगर जब आप इसको एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस कर लेंगे तो एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगी, जहां पर जो व्यक्ति अपना जीवन का पैसा जो जमा करता है उसका यहाँ पर निवेश करता है, तो वो थोड़ा सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। गॉट इट जी। तो हम जिस बात को पूछना चाह रहे थे शिवरामाकृष्णन साहब के पास, उन पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं हर्षवर्धन जी के पास जाता हूँ। हर्षवर्धन, चिटफंड
के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है कि वो एक ऐसे तमाम लोग जिनकी शायद पहुंच बैंकिंग सिस्टम तक नहीं है, एनबीएफसी तक नहीं है, वो लोग उसमें पैसा लगाएं तो ठीक है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी चिटफंड में पैसा लगाते हैं, फिर उनको बाद में धोखाधड़ी का भी शिकार हो गए तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन क्या ये लालच है चिटफंड का पूरा सिस्टम, जिसमें अच्छे खासे लोग जो समझते बूझते हुए भी वहां चले जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है ऐसी चीजों में जाने की, और बाद में हम देखते हैं कि धोखाधड़ी का शिकार हो गए? एब्सोल्युटली विपिन जी, आप अगर देखेंगे कि ये जो चिट फंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो एसेंशियली उन्हीं लोगों के लिए है जहां तक आप फॉर्मल बैंकिंग या उस लेंडिंग प्रोसेसेस पहुंचते नहीं थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं वेल हील्ड इन्वेस्टर की, जो एक समझदार है, जिनके पास एक्सेस है कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जो लाइसेंस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर भी अगर वो चिट फंड में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक ग्रीड का फैक्टर होता है। और दूसरा कि चिट फंड्स में आप एक अनअकाउंटेड मनी भी लगा के कोई चिट चला सकते हैं। सो यस, जैसे रेखा जी ने कहा कि एक ब्लैक मनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि ये ब्लैक मनी अनअकाउंटेड है, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो भी जाती है तो आप इसके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते। सो अगर आप देखें कि अगर एजुकेटेड इन्वेस्टर अगर ये चीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ग्रीड है और एक अनअकाउंटेड मनी के लिए है। अदरवाइज इसमें कोई और रीजन नहीं है कि आप इसमें जाएं, क्योंकि इतने सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लो रिस्क है, हाई रिस्क है। जिस तरह के आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, अगर फॉर्मल इकोनॉमी में कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली करने के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। जी राइट। तो अब हम चलते हैं शिवरामकृष्ण सर के पास। सर ये बताइए कि 82 में तो ये कानून ही बना, चिटफंड उससे भी पहले से चल रहा है, और अब हम 2019 में लेकर आ रहे हैं नया बिल। इसके बीच में काफी कुछ घटा, कई बड़े बड़े किस्से हमने सुने, कई घोटाले चिटफंड में हुए। तो अगर इतना डाइसी मामला है, इतना ही मामला ऐसा है जहां लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो फिर उसमें इतना लंबा वक्त क्यों लग गया हमको एक नया और पुख्ता कानून लाने में? आपकी ये बातें सुन के मेरे को काफी अफसोस है कि बार बार चिटफंड के नाम से धोखाधड़ी का नाम लगा रहे हो। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई भी एक या दो कंपनी का नाम आप बता पाएंगे जो रजिस्टर्ड कंपनी है जो धोखाधड़ी करके बंद हुआ था? नहीं सर, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि देखिए चिटफंड में जैसा हम बोल रहे हैं कि बहुत सारी पब्लिक तो लगाती नहीं है, लेकिन खबरें चिटफंड की कब आती है? जब आप धोखाधड़ी से एसोसिएटेड रहती है कि भाई ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। बैंक्स में ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं, कहीं और ऐसी खबरें बहुत कम आती है, लेकिन जहां खबरें आती है फिर वहां बात करनी पड़ेगी। ये तो आपकी जानकारी की कमी है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको खुद करना है, पब्लिक की क्या बात करोगे आप? जब आप तो जानते नहीं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, बंसी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनी क्या है। ये जो एक्ट की बात कर रहे हो, एक्ट इज प्रेवलेंट राइट फ्रॉम 1932 कोचिन पुलिस एक्ट, उसके बाद आएगा मद्रास चिटफंड एक्ट 1965, उसके बाद आएगा केरला एक्ट 1975, इसके बाद आएगा 1982 चिटफंड एक्ट, ऑल इंडिया एक्ट। दिस ऑल्सो वाज अमेंडेड इन 2001। सो जी जी, आप बोले। वही है ना, जो चीज धोखाधड़ी हमारे साथ नहीं हुआ, एलिगेशन आप क्यों लगाओगे? मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, धोखाधड़ी हुआ कि नहीं हुआ, पब्लिक और कंफ्यूज करोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसे चीज लैकिंग इन द पब्लिक, इसको मीडिया का देयर इज अ मेजर रोल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चिट फंड एंड व्हाट इज नॉट इज चिट फंड, और फेलियर कहां हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। अभी जो है, जहां तक आपका तो दूसरा सवाल है, ये जो अमेंडमेंट के महत्व, यू लुक एट द परसेप्शन, जैसे पिछले 20 साल पहले भी जो पार्लियामेंट में एक्ट हुआ था, काफी सारे पार्लियामेंटेरियंस आर्ग्यू ये कर रहे थे, दे हैड अ नेगेटिव परसेप्शन। अभी 2 दिन से जो चर्चा हो रहा है लोकसभा में, ये बड़ी खुशी की बात है, दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ कि असली चिटफंड क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, शारदा क्या है, रोज वैली क्या है। शिवरामकृष्ण साहब, जो पहला सवाल था मेरा आपसे, जो मैं आपके पास लेकर आया, दुर्भाग्य से आपको आवाज नहीं आई, इसीलिए सारी बातें इस तरीके से घूम गई। मैं यही पूछना चाह रहा था कि अब जब ये नया कानून आ जाएगा 2019 वाला, तो इससे बदलाव क्या होंगे? चिटफंड किस तरीके से बेहतर होगा? जो चीजें गलत, जिसको मैं बोल रहा हूं, आप कह रहे हैं जानकारी की कमी, तो वो बदलेंगी कैसे?
ये जो है सबसे बड़ी फायदा लेजिस्लेशन में ये होगा, जैसे आजकल का जो अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स है 100 टाइम्स इज मोर देन द रजिस्टर्ड चिट फंड्स। वो अनरजिस्टर्ड चिट फंड जो है मेन स्ट्रीम लाइन में आने की काफी उम्मीदें हैं, जिसके वजह से पब्लिक का पैसा नुकसान से बच सकता है। दैट इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ द कमिंग लेजिस्लेशन। उसके बाद क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन, दैट इज स्टिल अ चैलेंज। टू व्हाट एक्सटेंट रिजर्व बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज and the state governments will be able to implement this legislation. That is the next challenge. जितना जानकारी लोगों को बढ़ेगा, obviously the public money will be safe. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो 7-8 जो अमेंडमेंट जो सरकार ला रहे हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। जैसे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुद बोला था, इंश्योरेंस फैसिलिटी की जरूरत है, कंप्लेंट रिड्रेसल सेल और बढ़ाना चाहिए। There is also a scope for self-regulation within the chit fund industry. जैसे हम खुद कोशिश करते हैं एसोसिएशन की तरफ से, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है। From the chit fund side, we are trying to bring in some self-regulation so that the public investor protection, because our image is very important for us. राइट, जब हमारा नाम बदनाम होगा। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो मैं वापस रेखा जी के पास ये सवाल लेके जाता हूं। वो इस तरह के मामले देखती हैं, बहुत बड़ी वकील हैं कंज्यूमर मामलों की। रेखा जी मुझे बताइए कि एक तरफ तो शिवरामा कृष्ण साहब का ये कहना, और ठीक है वाजिब भी है, मैंने उससे कभी इंकार नहीं किया कि चिट फंड अपने आप में कंसेप्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन दिक्कत तो वही हुई ना, जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड है उसके मुकाबले करीब 100 टाइम्स ऐसी कंपनी है जो अनरजिस्टर्ड आ जाती है। इसका मतलब है कि कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, किसी तरह का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है। और आप सोचिए कि अगर 100 गुना अनरजिस्टर्ड है तो लोग कितने बड़े संकट में हैं। आपने विपिन जी बिल्कुल सही कहा। शिवरामन जी की जो बात थी, उनका जो एक रिएक्शन था वो भी बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि वो इसके प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के। पर उनके जो आउटबर्स्ट था उसी के अंदर उनका जवाब खुद था, जहां पर उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स हैं। आप जो एक आम व्यक्ति के, जो एक आम देश के नागरिक के साथ जो बीतता है उसको कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी तक इसके बारे में कोई भी तरह का ऐसा कानून नहीं था जो इन चिट फंड्स को ऊपर से कोई कंट्रोल कर सके, कोई तरह की लगाम नहीं थी। और अभी भी सिर्फ जो एक प्रॉब्लम है जो सामने नजर आ रही है विपिन जी, वो ये है कि ये नया कानून आ भी जब जाएगा 2019 का, उसके बाद में भी आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? ये एक आप ऐसे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया था, पैरेलल इकोनॉमी है। बाजार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना ब्लैक का पैसा होता है, जिसको वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिस पैसे से अपना लेके अपना बिजनेस और आगे चलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें खुद इन्वेस्ट नहीं करते, पर दूसरों की जो पैसे को उसको उठाते हैं, जिसको आम भाषा के अंदर लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्थ के अंदर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कि हमने कमेटी को उठा लिया। तो कमेटी को, किसी और की कमेटी को उठा के लोग, या किसी और की चिट को उठा के लोग अपने बिजनेस को करते हैं। यहाँ तक कि गृहिणियां जो हैं, आम गृहिणियां जो हैं, वो भी अपने पैसे को, जो अपनी घर की जो सेविंग्स होती है उसको ऐसे पैसे के अंदर डाल के अपनी कमेटी को, ये चिट को उठाती है। तो इसको नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से होगा वो ये कानून ही बता सकेगा। क्या तो मैं यहाँ पर एक खबर आप सबको दे दूं कि ये जो बिल है बार के अंदर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, जो ये पोंजो स्कीम्स, विपिन जी, जो पोंजो स्कीम्स होती हैं जिसके बारे में अखबार में कई बार आता है, पोंजो स्कीम थी एक और कुछ भी नहीं था, और एक फ्रॉड होता है आम आदमी के साथ। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते हैं, चिट फंड खोलते हैं, बड़ा सुंदर सा दफ्तर बनता है, और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वहां पे ताला लग गया। राइट, तो यहाँ पर जी, तो मैं ये बता दूं आप सबको कि लोकसभा से ये बिल जो है वो पारित हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि बिल पारित हो गया है, अब ये कानून बन जाएगा। तो शिवरामा कृष्ण साहब ये बताइए, देखिए मेजर कंसर्न हमारा यही है कि जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स की बात कर रही है रेखा जी, असल में जो चिटफंड बदनाम हुआ है ना, वो उन्हीं वजह से हुआ है, ज्यादा करके नाम वहीं से खराब हुआ है। तो अब जब हम नए कानून पास हो भी गया है, तो क्या इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं, जो धोखाधड़ी करते थे, चीटिंग करते थे और सिर्फ इस पर्पस से ही वो चिटफंड खोलते थे, वो कंप्लीटली रुक जाएंगे? जब तक इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं होगा कोई भी नहीं रोक सकता इस मामले को। अनफॉर्चुनेटली द एंटायर रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली स्टेट में चिटफंड रजिस्ट्रार है, पूरी तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। यूपी में जाइएगा तो अभी तक उनका कंट्रोल पूरा बना नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, नोएडा में ऑफिस खोल दिया, बंदोक बना दिए दिल्ली की। सो वी हैव रिकमेंडेड फॉर ए सेंट्रल रजिस्ट्रार so that there is a coordination between the state registrar
who in turn will report to the central registrar. इसमें काफी कुछ परिवर्तन लाने की स्कोप है अभी भी। इसलिए हम एसोसिएशन का जो है वी हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड। जैसे की एडवाइजरी ग्रुप भी एक बना था, आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 15 years ऑन दिस की एडवाइजरी ग्रुप। बड़ी मुश्किल से अब जाके इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू लेजिस्लेशन। हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, बिकॉज जब तक हमारे नाम में भी रोशन नहीं होगा, नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है सर। और लेकिन क्योंकि यहाँ तो अब जितना मैं जानता हूँ कि आप तो अमेंडमेंट जो मतलब अमेंडमेंट के बाद या जो नया बिल है उसके बाद तो अब तो पैसा जो लिमिट है वो पैसा भी बढ़ जाएगा इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए भी, तो ये तो अब ज्यादा बड़ा पैसा स्टेक पे लगेगा। लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी हमने शुरू में ये सवाल रखा कि ज्यादातर लोग ऐसे जिनका बैंकिंग सिस्टम तक अप्रोच नहीं है, जिनका एनबीएफसी तक अप्रोच नहीं है, उनके लिए चिटफंड काम करता था। लेकिन अब देश बदल चुका है। अब आपके पास जनधन योजना है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, ढेर सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, ढेर सारे स्टार्टअप अब इस सिस्टम में आ गए। तो क्या ऐसे में भी अब भी चिटफंड की जो जरूरत है, जहां पर हमें इतना धोखाधड़ी का कई बार या फ्रॉड के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं क्योंकि उतना रेगुलेशन टाइट नहीं है, क्या अभी भी उसकी प्रासंगिकता या आवश्यकता बनी हुई है? विपिन जी, मैं ये पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान यही सोच रहा था कि चिट फंड का एक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में इनका वैल्यू एडिशन क्या है। अगर आप देखें कि एक कलेक्टिव स्कीम है जिसमें काफी कई लोग हैं जो लाइक माइंडेड एक चिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, और चिट जो एक ड्रॉ के बेसिस पे निकाला जाता है कि किसको उस समय उस महीने उनको ये पूरा किटी दिया जाएगा, और फिर बाकी सब ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हम रिटर्न्स देखते हैं या वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसमें ये पूरी वैल्यू एडिशन ये पूरे इकोसिस्टम में क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं उस टाइम में जब लोगों के पास बैंकिंग नहीं थी, एनबीएफसी के माइक्रो फाइनेंस, ये सब जो आप बात कर रहे हैं, जब एक्सेस नहीं था, तो ये एक क्वाजी बैंक की तरह या क्वाजी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक अरेंज करके देती थी जिनके पास ये ऑप्शन नहीं था। अब आपने जैसे कहा कि जनधन योजना है, माइक्रो फाइनेंस है, हम देख रहे हैं कि गांव के कोने कोने तक फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर पहुंच रहा है, नॉलेज बढ़ रही है। तो व्हाट इज द रीजन? हम अगर एक फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो आप 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं। इसमें अभी ये छोटी बड़ी चीजों की जहां तक पहुंचा नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, वहां तक हम समझ रख रहे थे। लेकिन अब व्हाट इज द वैल्यू एडिशन? और हम अगर बात कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड विच इज 100 times मोर देन द रजिस्टर्ड, तो प्रॉब्लम तो वही है कि आप एक ऐसी कोई प्रोडक्ट चला रहे हैं जिसमें 100 times मोर वैसे लोग हैं जो गलत कर सकते हैं, और 100th वही हैं जो लाइसेंस्ड है और ढंग से काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का मिसयूज तो डेफिनेटली होना ही है, और वो हो रहा है जी। ठीक है, जो हमारे पैनल गेस्ट हैं वो इसी फील्ड से हैं, तो उन्हें डेफिनेटली ये सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन आई थिंक ठीक है, गॉट योर पॉइंट। सो लेकिन अब चूंकि अगर उद्देश्य पूरा यही है कि अभी भी जो हिस्सा वंचित रहेगा। जी रामाकृष्ण साहब, एक ब्रेक लूंगा, उसके पास आपके पास आऊंगा। तो अभी भी जो हिस्सा वंचित है, प्रोडक्ट को हम नहीं कह रहे गलत है, लेकिन जिस तरीके से वो ऑपरेट होता है, जिस तरीके के रेगुलेशन रहे, क्या अब ये नया बिल आने के बाद हम उसको उसी स्वरूप में देखेंगे? क्या शिकायतें आना बंद हो जाएगी? क्या लोगों की तकलीफें, जो उनका कमाई का पैसा होता है, गाड़ी कमाई का, वो डूबने का खतरा कम हो जाएगा? तो यही इंपॉर्टेंट है। और क्या इस बिल से फर्क पड़ेगा? चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो चिटफंड का नया फंडा में आज बात हो रही है कि जो चिटफंड एक्ट है, कानून है, उसमें अब एक नया कानून आ गया 2019 का, और वो देश की संसद से पास भी हो गया। तो क्या बदलेगा चिटफंड का तौर तरीका, किस तरीके से ये ज्यादा सिक्योर होगा, बातचीत चल रही है। श्री रामाकृष्ण साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। मैं बस इतना और जोड़ दूं कि इसमें एक जो निवेश की सीमा है इंडिविजुअल के लिए और फंड के लिए, वो दोनों बढ़ा दी गई है। आप अगर कोई जो फंड चलाने वाले मैनेजर्स हैं उनके लिए उसमें मार्जिन बढ़ गया। ये सारी चीजें तो इसमें हुई हैं बेहतरी के लिए, लेकिन जो जिसकी आपने खुद ने बात उठाई कि कोई रिड्रेसल फॉरम या ऐसी चीज, उसका क्या कोई प्रावधान इसमें होगा, ये आप ही हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूं। बीच में होता कि वेदर चिटफंड इज रिलेवेंट इन टुडेज ऑनगोइंग इकोनॉमी। हाँ जी, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज की जो तरक्की हो रहा है उसमें चिटफंड का रोल है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि देयर आर वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन द चिटफंड इंडस्ट्री। वन अमंग द मेजर रिसर्च इज बाय
which was funded by Melinda Gates Foundation. ये 3 साल पुराना रिपोर्ट है, done by IFMR, Institute of Financial Management Research. And the conclusion they have drawn is, this banking sector alone cannot cater to the last mile connectivity and the need of the entire rural, especially the rural people. जितना हमारा कनेक्टिविटी है, तो बैंक्स प्रोबेबली पैसे देते हैं बेस्ड ऑन द सिबिल रेटिंग। जी जी। हमारे जो होता है, वी हैव डेवलप्ड ए सेपरेट मैकेनिज्म, वी हैव गॉट ए सेपरेट रेटिंग मैकेनिज्म डन बाय वन क्रेडिट राइट व्हिच इज मोर बेस्ड ऑन द सोशल कोलैटरल। आदमी को बैकग्राउंड है ना, फैमिली का, ये दूसरों को कई चीजें देखते हैं। ठीक है सर, वो बात मैं समझा, लेकिन क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो अगर आप ये बता पाएं कि जो आपने मुद्दा उठाया कि लोगों की सुरक्षा, एक रिड्रेसल फॉरम, चलिए कुछ गड़बड़ हो भी गई, मैं जाके शिकायत कर सकूं, तो क्या ऐसी कोई अथॉरिटी अब नए बिल के तहत हमें देखने को मिलेगी? किस तरीके से शिकायतों का निराकरण होता हुआ दिखाई देगा? ये तो जो है ना, वी आर नाउ फॉर्मुलेटिंग ये सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे मैंने पहले बोला था, नंबर 1, एंड वी आर ऑल्सो कमिंग विद ए मैंडेटरी क्रेडिट रेटिंग मैकेनिज्म, so that all existing registered चिट फंड कैन बी सब्जेक्ट टू सम क्रेडिट रेटिंग, तब उनका AAA, AA या ये नहीं भरा जाए, उसके मुताबिक उनको कंट्रोल रखा जाएगा। जी चलिए, चूंकि मेरा समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया, रेखा जी मेरे को 1 या 2 लाइन में जवाब चाहिए कि क्या इस नए कानून के बनने के बाद चिटफंड पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा निवेश के लिए, जिन लोगों को भी उसकी जरूरत है? क्या अब हम देखेंगे कि पैसा लोग अगर डालते हैं तो उसके साथ कुछ खराब नहीं होने वाला है? देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया था कि अभी कुछ चीजें तो इस एक्ट के अंदर बदल ही दी गई, जैसे जो मैनेजर है, जो फोरमैन होगा, उसकी कमीशन बढ़ा दी है, जो आप निवेश कर सकते हो उसकी बढ़ा दी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि हालात के साथ में इस कानून को, जैसे वक्त बदल गया तो इस कानून को भी बदला गया है। पर जब तक आप इसके अंदर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं करेंगे, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती हैं, तो चिट फंड को भी जो आपको है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाना पड़ेगा, जहां पर जब कोई भी व्यक्ति का पैसा अगर डूबता है, उसको लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसके पास कहीं पर एक कंप्लेंट करने का जरिया हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात में साथ साथ करी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन 2019 का जो ये चिटफंड बिल है ये पास हो चुका है अब हमारी संसद से, बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उसके बाद चिटफंड को बेहतर बनाने की कोशिश, अब ये वक्त के साथ पता लगेगा, काफी सारी बातें हमने की, उसके क्या फॉलबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और किन और चीजों की जरूरत है, तो आने वाले वक्त में कैसी शिकायतें आती हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स होता है, जो लोग चिटफंड में पैसा लगाते हैं उनके साथ क्या होता है, उसी से पता चलेगा कि ये नया कानून कितना पुख्ता है और उसमें कितना और करने की जरूरत है। फिलहाल आज आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।